नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बोले, घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है। बीना में कहा, गांधी के आखिरी शब्द थे, हे राम, वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर के बीना में BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रख रहे थे। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हक्कड़ खाती गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है। गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे, वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। सभा स्थल से ही मोदी ने 1800 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का वर्चुअली शिलान्यास किया। इनमें नर्मदापुरम के ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रक्षेत्र, IT पार्क 3 व 4, इंदौर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम और 6 इंडस्ट्रियल पार्क नर्मदापुरम, गुना, शाहजहांपुर, मऊगंज, आगरमालव और मक्सी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट चार्टर्ड विमान रनवे से फिसला। फ्लाइट के हुए 2 टुकड़े, 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर थे सवार। जी हां दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को लैंडिंग करते वक्त एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान फिसल गया। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। DGCA ने कहा है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। DGCA ने बताया कि विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला VSR वेंचर लियर Z-45 विमान VT DBL मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 27 पर उतरते समय फिसल गया। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। भारी बारिश के कारण दृश्यता 700 मीटर ही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में निपाह का बांग्लादेशी वेरिएंट मिला। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। 2 की मौत। स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए हुए बंद। जी हां दोस्तों, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामले के बीच गुरुवार 14 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहां निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 9 साल का बच्चा ICU में है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है। यह टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी। बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए मुरुथोंकारा गांव से सुपारी और अमरूद के सैंपल लिए। इसके पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री मीना जार्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है पर यह कम संक्रामक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी का लोकसभा राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी। प्रधानमंत्री नई संसद पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे। विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। उधर दोस्तों 14 सितंबर को बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि सभी सांसद 5 दिन संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहें। सत्र के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती भी है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही यह दर्जा मिल पाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन विवाद पर UN चीफ ने बापू को याद किया। कहा, गांधी के विचार न भूलें, हम धर्म के आधार पर हिंसा के खिलाफ। जी हां दोस्तों, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में G20 समिट के दौरान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद बुधवार को उन्होंने गांधी के विचारों की प्रशंसा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन के मुद्दे पर सवाल का जवाब देते हुए एंटोनियो ने कहा कि मैं हाल ही में भारत से आया हूं, वहां मैंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हमें गांधी की शिक्षा और उदाहरण नहीं भूलने चाहिए। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीमा विवाद और धर्म के मुद्दे पर अक्सर हिंसा होती है। इसे लेकर गुटेरेस ने कहा कि हमें फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को पहचानना चाहिए। अगर कोई देश इसे कमजोर करने की कोशिश करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हिंसा से फिलिस्तीन अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एंटोनियो से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा पर मोदी के साथ कुछ बातचीत होने का सवाल पूछा। इसके जवाब में एंटोनियो ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हमारा पक्ष साफ
खिलाफ है। धर्म के आधार पर हो रही हिंसा से ह्यूमन राइट्स का नुकसान होता है, हम इसके खिलाफ हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर यूएस प्रेसिडेंट बना तो हटा दूंगा इतने लाख सरकारी कर्मचारी, बंद कर देंगे एफबीआई जैसी एजेंसियां, बोले विवेक रामास्वामी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75% से अधिक कर्मचारियों को हटा देंगे और एफबीआई जैसी कई प्रमुख एजेंसियों को बंद कर देंगे। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में रामास्वामी ने कहा कि उनके निशाने पर शिक्षा विभाग, एफबीआई, आबकारी, तंबाकू, शस्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, परमाणु नियामक आयोग, आंतरिक राजस्व सेवा IRS और वाणिज्य विभाग होंगे। रामास्वामी के हवाले से कहा गया है कि हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और हम पहले साल के अंत तक कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30% कर्मचारी अगले 5 साल में सेवानिवृत्त की आयु तक पहुंच जाएंगे। लिया जाए यह जायज़ है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में असम राइफल्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन, जवानों को हटाने की मांग, मैतेई महिलाओं ने केंद्रीय संस्थानों पर ताले जड़े। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीनों से हिंसा से जूझ रहे मणिपुर से असम राइफल्स को हटाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग के समर्थन में कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। खुद को मैतेई बताने वाली महिलाओं के एक संगठन ने पहाड़ी जिलों के उलट घाटी जिलों में सेंट्रल फोर्सेस, खासतौर से असम राइफल्स को वापस बुलाने की मांग को लेकर घाटी में केंद्र सरकार के संस्थानों पर ताले लगाने शुरू कर दिए। कुछ महिलाओं ने इम्फाल पूर्व के अकमपत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को बंद कर दिया। इसके पहले इम्फाल पश्चिम जिले के इओई सेम्बा में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU परिसर पर ताला जड़ दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, बोले तब सबने नीतीश कुमार को कहा था नो। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को इंडिया गठबंधन का मुख्य एजेंडा बनाना चाहते थे, लेकिन साथी दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो इंडिया नाम से सहमत नहीं है। दरअसल दोस्तों यह सारे खुलासे चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने किए। दरअसल जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन को लेकर कई अन्य बड़े खुलासे किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने जो नाम सजेस्ट किया था उस पर कोई सहमत नहीं था। वहीं इसके अलावा प्रशांत किशोर ने खुलासा करते हुए बताया कि मुंबई में हुई तीसरी बैठक में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के मुद्दे को एजेंडे के तौर पर लेकर पहुंचे थे, लेकिन इसको भी इंडिया के सभी साथी संगठनों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वैसी नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल की जुडिशरी कस्टडी 14 दिन बढ़ी। MP MLA कोर्ट का आदेश, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, मुंबई की MP LA कोर्ट ने जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की जुडिशरी कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। आज गोयल की ED कस्टडी खत्म होने वाली थी, जिससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 सितंबर को ED ने मुंबई ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसके पहले ED ने गोयल को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल नवंबर में कैनरा बैंक ने नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद मई 2023 में CBI ने फ्रॉड केस दर्ज किया। बाद में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का खौफ, सारे आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को LOC के पास भेजा, ISI कर रहा ऑपरेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर इलाके में घुसपैठ बढ़ाने के लिए अपने सभी आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास हस्तांतरित कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में यह बात सामने आई है। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि इन आतंकी शिविरों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग भर्ती किए गए हैं। न्यूज 18 द्वारा देखे गए रूट मैप में घुसपैठियों को भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी की किसी भी घटना से बचने के लिए कई प्रवेश मार्गों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। न्यूज 18 को मिले नए खुफिया इनपुट के मुताबिक सभी लॉन्च पैड पर प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, जिन्हें सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, पत्नी पर लगे आरोपों के बीच बोले असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है। गुरुवार को हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी पत्नी पर लगे आरोप साबित हुए तो वे सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया था कि एक
मीडिया और मनोरंजन कंपनी, जिसके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी जुड़ी हुई है, जिसको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक विशेष केंद्रीय योजना के तहत कर्ज से जुड़ी सब्सिडी के तौर पर 10 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी नेता ने हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और असम से ताल्लुक रखने वाले सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया, भारत के किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसान संपदा योजना की शुरुआत की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की कंपनी को कर्ज से जुड़ी सब्सिडी के हिस्से के रूप में 10 करोड़ रुपए दिलाने में मदद की। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार की योजनाएं बीजेपी को समृद्ध करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजरंग पूनिया डिफेमेशन केस। बजरंग पूनिया को कोर्ट ने अपमानजनक टिप्पणी मामले में पेश होने की दी छूट। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान बजरंग पूनिया को उनके खिलाफ कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में निजी तौर पर पेश होने के लिए एक दिन की छूट दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चोहल ने पूनिया को राहत दी जब उनके वकील ने सूचित किया कि वह आगामी एशियाई खेलों को देखते हुए अभ्यास सत्र के लिए किर्गिस्तान गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायाधीश ने इससे पहले 6 सितंबर को भी बजरंग को निजी तौर पर पेश होने से चिकित्सा आधार पर एक दिन की छूट दी थी, क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि उनको बुखार है। वहीं न्यायाधीश ने 3 अगस्त को बजरंग को 6 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया पहलवान के खिलाफ अवमानना का मामला नजर आता है। जज ने कहा था कि शिकायत, सहायक दस्तावेज और समन पूर्व साक्ष्य पर विचार करने पर मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि के सभी तत्व बनते हैं। ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम था और अच्छे इरादे से नहीं दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई से फिसलकर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 52 अंक बढ़कर 67,519 पर बंद। बैंक और ऑटो शेयरों में रही तेजी। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार ऑल टाइम हाई से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 67,771 का स्तर छुआ। निफ्टी भी 20,167 के स्तर तक पहुंचा। हालांकि इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 52 अंकों की तेजी के साथ 67,519 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 33 अंकों की तेजी रही, यह 20,103 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 16 शेयरों में खरीदारी और 14 में बिकवाली रही। आज दोस्तों बैंक और ऑटो शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ऑटो, मेटल और रियल्टी में खरीदारी रही। निफ्टी रियल्टी 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं एमएफसीजी मीडिया में बिकवाली नजर आई। मिड कैप शेयर्स ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। निफ्टी मिड कैप 50 में 1.12% की तेजी रही। वहीं दोस्तों अब बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज यूपीएल, हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ और कोल इंडिया रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कार्तिक आर्यन से रिप्लेस होने पर दुखी थे अक्षय कुमार, प्रोड्यूसर से मिलकर सुधारे संबंध, फीस घटाई तब जाकर मिली वेलकम 3 और हेरा फेरी 3। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार फाइनली हेरा फेरी 3 और वेलकम 3 का हिस्सा बन गए हैं। जहां वेलकम 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, वहीं हेरा फेरी 3 अगले साल फ्लोर पर आएगी। इन दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाल हैं। दोनों फिल्मों से जुड़े सूत्रों की माने तो इन फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए अक्षय ने काफी मेहनत मशक्कत की। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय को जब पता चला कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं तो वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने फिरोज नाडियावाल से अपने मतभेद सुधारने का फैसला किया। तब जाकर अक्षय कुमार की इस फ्रेंचाइजी में एंट्री हुई। इससे पहले कार्तिक आर्यन अक्षय को भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के सेकंड पार्ट भूल भुलैया 2 में रिप्लेस कर चुके हैं। 266 करोड़ रुपए की कमाई के साथ यह फिल्म 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। सूत्रों ने आगे बताया कि अक्षय जानते थे कि फिरोज की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं है। ऐसे में अक्षय ने इन दोनों फिल्मों के लिए अपनी फीस घटाने का भी फैसला किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहले घमंडिया तो अब इंडी अलायंस, विपक्षी गठबंधन के खिलाफ पीएम मोदी का नया दाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस G20 की सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि आप सबको जाता है। ये आप सबका सामर्थ्य है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। कभी विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहकर निशाना साधने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार विपक्षी गठबंधन को इंडी अलायंस
करार देते हुए तीखा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने अपनी मुंबई मीटिंग में यह घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा इसकी नीति और रणनीति बना दी है। इन्होंने अपने एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को ईडी का समन पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूछताछ के लिए 15 सितंबर को बुलाया है। कविता के अलावा उन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को भी तलब किया गया है जो घोटाले में नगद लेन देन करने में शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार बनवाने जैसे काम। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, मानसून सत्र में पास हुआ था बिल। जी हां दोस्तों, 1 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ने वाली है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। दोस्तों नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ डेट का नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। यह नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। इसके लिए भी कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल की कमाई सुनकर एलन मस्क भी लगेंगे आपको गरीब, मुनाफा सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हां दोस्तों, जब भी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की बात होती है तो एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का नाम सुनने को मिलता है। हालांकि यह आपके लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है कि दुनिया के सबसे धनी आदमी एलन मस्क का नेटवर्थ भी एप्पल कंपनी के आगे कुछ नहीं है। इसके अलावा एप्पल मस्क का प्रोफाइल भी एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखता है। आईफोन का निर्माण करने वाली एप्पल कंपनी विश्व भर में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है। 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल कंपनी हर सेकंड $1820 यानी कि करीब 1.58 लाख रुपए कमाई कर रही थी। इसका लाभ कमाती है। यदि आप इसे दिन के हिसाब से देखें तो हर दिन को लगभग $15.7 करोड़ यानी कि करीब 1282 करोड़ रुपए का लाभ कमाती है एप्पल कंपनी। एप्पल अपनी आमदनी को आईफोन, आईपैड, मैक, वेयरेबल्स और एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स को बेचकर कमाता है। साथ ही दोस्तों एप्पल iCloud, एप्पल म्यूजिक और ऐप स्टोर के माध्यम से भी ज्यादा कमाता है। एप्पल के वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में कंपनी ने $394 बिलियन कमाए थे। आईफोन से ही एप्पल ने सबसे अधिक आमदनी प्राप्त की है, जिसमें $205.5 बिलियन का लाभ शामिल है। यह आईफोन से प्राप्त लाभ का 52.1% हिस्सा है। दोस्तों एप्पल ने एयरबड्स और वॉच के माध्यम से $41.2 बिलियन की आमदनी की, जिसमें से 10.5% हिस्सा है। उन्होंने मैकबुक की बिक्री से $40.2 बिलियन कमाए, जो कि 10.2% हिस्सा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में एलन मस्क दुनिया के अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर है। एलन मस्क की नेटवर्थ वर्तमान में $245 बिलियन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज, नफरती भाषण देने का है आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ यह मुकदमा राजस्थान के सिरोही में दर्ज हुआ, जहां बीते दिनों केंद्रीय मंत्री परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे। यहां परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने रामनवमी के दौरान हिंसा होने की बात कही थी। इसे लेकर अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल दोस्तों सिरोही में हुई परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आम सभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि सिरोही में रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ और बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई। इस बयान को लेकर अब शहर के एक नागरिक ने हेट स्पीच के लिए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में परिवादी भरत कुमार पुत्र अन्ना राम धवल निवासी ने आरोप लगाया कि 11 सितंबर को सिरोही शहर में रामजरोखा मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा रैली व उसके बाद आम सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रेन में गाकर कमाए पैसे दोस्तों को गोवा ले गए। कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा हीरो नहीं बन सकता अब हाईएस्ट आरओई देने वाले एक्टर आयुष्मान। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल एक्टर आयुष्मान खुराना आज 39 साल के हो गए हैं। 2012 में फिल्म विक्की डोनर से डेब्यू करने वाले आयुष्मान अब तक 20 फिल्मों में नजर आए हैं और उनका हर किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। आयुष्मान पर कभी बड़े बजट का दाव नहीं खेला गया। उनकी फिल्में महज 20 से 35 करोड़ रुपए में बन जाया करती है। हालांकि उनकी 29 करोड़ में
में बनी बधाई हो ने 221 करोड़ रुपए कमाए, 32 करोड़ में बनी अंधाधुन ने 456 करोड़ कमाए, 25 अगस्त को रिलीज हुई उनकी ड्रीम गर्ल 2 ने महज 18 दिनों में 127 करोड़ कमा लिए। कभी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आयुष्मान से कहा था कि वो हीरो मटेरियल नहीं है, इसके बावजूद आज वो सबसे ज्यादा आरओई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने वाले एक्टर हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2004 में आयुष्मान खुराना ने MTV रोडीज का ऑडिशन दिया था। ऑडिशन में उन्हें स्पर्म डोनेट करने का टास्क दिया गया था। आयुष्मान ने टास्क पूरा कर न सिर्फ शो में जगह बनाई बल्कि सीजन भी जीता। संयोग ये रहा कि आयुष्मान ने डेब्यू फिल्म विक्की डोनर में भी स्पर्म डोनर का ही रोल प्ले किया था। रोडीज जीतने के बाद भी आयुष्मान खुराना ने मुंबई में रहते हुए कई ऑडिशन दिए लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिला। वो चंडीगढ़ लौट गए और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में फिर उनको काम मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी ने वकालत की डिग्री कौन से देश से ली? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई, वकील बनने की पढ़ाई कौन से देश में जाकर करी, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।